गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज से इस चैनल जिसका नाम है लेट्स कनेक्ट विथ मी, इस पे हम लोग पेडागॉजिकल सीरीज़ चालू कर रहे हैं जो कि ऑल टेट कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बीएड, डीएड और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि टीचिंग के लिए की जाती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेडागॉजिकल सीरीज़ को हम क्रम से कंप्लीट करेंगे, जिसमें सबसे पहले जीन पियाजे जी को पढ़ना अनिवार्य है। जीन पियाजे जी का पेडागॉजी जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है और पेडागॉजी में भी इनका बहुत बड़ा वास्ट योगदान है। जीन पियाजे स्विस वैज्ञानिक थे। इनका इंट्रोडक्शन आगे हम लोग पढ़ते हैं। इनका परिचय है, यह स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनका मानना था कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं छोटे बच्चे किस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार ये मानते थे कि बच्चे ज्ञान को खुद से सृजन करते हैं, इसीलिए बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक माना करते थे। इनका मानना था कि बच्चों की सोच और वयस्कों की सोच में प्रकार में भिन्नता होती है, ना कि मात्रा में। अर्थात बच्चे भी यदि इतना सोचते हैं तो वयस्क भी इतना सोचते हैं। दोनों में बस अंतर होता है प्रकार का। बूढ़े या वयस्क व्यक्ति जो होते हैं वे कहीं धन संपत्ति, संबंध इत्यादि के बारे में सोचते हैं। वहीं बच्चे किसके बारे में सोचेंगे? बच्चे सोचते हैं खिलौने, खेल, खाना पीना इत्यादि। जीन पियाजे का साथ ही मानना था कि जैविक परिपक्वता अर्थात बायोलॉजिकल मैच्योरिटी के साथ बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। मतलब जैविक परिपक्वता जैसी ही उनकी बढ़ती जाती है, वैसे उनके अंदर ज्ञान का निर्माण, ज्ञान भी बढ़ता हुआ रहता है। मुख्य अवधारणाएं की कॉन्सेप्ट जीन पियाजे की क्या क्या थी? इनकी मूल कॉन्सेप्ट्स में देखें तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एडाप्टेशन, अनुकूलन। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा टर्म जो है इंग्लिश में याद कीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में टर्म याद करते हैं तो पेपर में यह आपके लिए सरल पड़ेगा। अडाप्टेशन जो होता है, इसका मतलब होता है बच्चे वातावरण के अनुसार खुद को ढालते हैं। वातावरण में क्या मिल रहा है, कैसे है, उसके अनुरूप बच्चे अपने आप को धीरे धीरे बदलना चालू करते हैं। अनुकूलन मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है, मुख्य या सामान्य रूप से। तो कौन कौन दो प्रकार है? या तो आत्मसातकरण के द्वारा अनुकूलन किया जा सकता है या समायोजन के द्वारा अनुकूलन किया जा सकता है। आत्मसातकरण, जिसे एसिमिलिएशन कहते हैं, इसका मतलब होता है पहले से मौजूद ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। मतलब एक बालक है, एक लड़का है, वह कहीं घूमने बाजार जाता है। बाजार में उसे कुत्ता दिखाई देता है। उसे पता है कि चार पैर का जो भी जानवर छोटा सा होगा, जिसके दो लंबे कान होंगे, मुख लंबा सा होगा और भाव भाव की आवाज़ करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कुत्ता कहेंगे। वो जानता है। लेकिन जब वो देखता है कि कुत्तों की कई सारी नस्ल होती हैं, कोई काले रंग का है, कोई पीले रंग का है, कोई अमेरिका का है, कोई भारत का कुत्ता है, तो अपने पुराने ज्ञान में जो उसके पास ज्ञान है कुत्ते का, उसमें और जोड़ लेता है कि कुत्तों के कई सारे और रंग और प्रकार हो सकते हैं। इसे हम आत्मसातकरण अर्थात एसिमिलिएशन कहते हैं। समायोजन, एकोमोडेशन, ये क्या कहलाता है? ये होता है कि पुरानी जानकारी को बदलकर नई जानकारी को अपनाना ही एसिमिलेशन एकोमोडेशन कहलाती है। मतलब लड़के को पता है कि कुत्ता इस प्रकार दिखाई देता है और वो घूमने चला गया कि चार पैर का जो भी जीव है, छोटा सा है, कान ऐसे है, कुत्ता है। अचानक उसके सामने बिल्ली आ गई। उसने सोचा यह कुत्ता है और वह बिल्ली भौं भौं की जगह म्याऊं म्याऊं करने लगी। तो बच्चे का तो सामंजस्य बिगड़ गया। बच्चा तो नहीं समझ पाया कुत्ता तो म्याऊं नहीं करती। तब उसे लोगों ने बताया कि वह बिल्ली है। उसने अपने पुराने ज्ञान, जहाँ पे उस ज्ञान पे स्थापित है कि कुत्ता इस प्रकार का होता है, उसमें बदलाव करता है और समझाता है कि हाँ कुत्ता तो है, लेकिन अब बदल के बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, थोड़ी छोटी होती है और मुलायम होती है को अपनाता है। इसे समायोजन अर्थात एकोमोडेशन कहते हैं। जीन पियाजे आगे बताते हैं संतुलन के बारे में।
इनका कहना है आत्मसातकरण और समायोजन के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही संतुलन अर्थात इक्विलिब्रेशन कहलाता है। वही हमने बाहर बिल्ली को देखा, हमारे मन में कुत्ते की अवधारणा थी, तो हमने अपने जो नॉलेज है, समायोजन है, उस पे हमने बदलाव किया, उसमें हमने समायोजित किया। इसी को संतुलन कहते हैं, जो कि हम बाहर से किसी चीज़ को देखकर करते हैं। संगठन ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? ज्ञान को पुनर्गठित कर नए और पुराने ज्ञान को जोड़ना ही संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। हमारे दिमाग में बहुत सारे स्कीमाज होते हैं। स्कीमा को अच्छे से ऑर्गेनाइज, सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लगाना, उन्हें अच्छे से जमा के जानकारी को रखना। कुत्ते की जानकारी एक तरफ, बिल्ली की जानकारी एक तरफ, बिल्ली के बारे में जो नई जानकारी जाने वो बिल्ली की ही जानकारी से जोड़ देना। इस प्रकार उसे बना के रखना ही संगठन कहलाता है। हमने बोला विभिन्न प्रकार की स्कीमा होती है। स्कीमा क्या कहलाती है? स्कीमा होती है मस्तिष्क में सूचना के पॉकेट्स ही स्कीमा कहलाते हैं। अर्थात बच्चों के दिमाग में छोटे छोटे जेबें, पॉकेट्स बनी हुई होती हैं ज्ञान की, जिसमें अलग अलग प्रकार के ज्ञान डले हुए होते हैं। एक पॉकेट में बिल्ली का ज्ञान, एक पॉकेट में चूहे का ज्ञान, एक पॉकेट में इसका ज्ञान। इस प्रकार के अलग अलग पॉकेट्स होते हैं और यह बच्चे में स्वाभाविक व जन्मजात रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं कि दिमाग खोल लेंगे तो उसमें हमको पॉकेट्स दिखाई देंगे। ये जीन पियाजे जी का कहना है कि ब्रेन अपने आप पॉकेट्स के रूप में इंफॉर्मेशन को गैदर रखता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम स्कीमा कहते हैं। ठीक, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों के बारे में पढ़ेंगे। हमने पीछे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को समझा, लेकिन जीन पियाजे का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास में कुल कितने चरण हैं? संज्ञानात्मक विकास के कुल 4 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण है संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इंग्लिश में ही याद रखने की कोशिश कीजिएगा, जो कि आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। सेंसरी मोटर स्टेज की आयु क्या है? 0 से 2 वर्ष, अर्थात जन्म लिया हुआ बच्चा जब 2 वर्ष का हो जाता है, जब तक वह इसी स्टेज में रहता है। इसमें बच्चा अपने इंद्रियों अर्थात सेंसेस से सीखता है। सेंसेस क्या कहलाती हैं? डायग्राम में देखिए, साइट अर्थात दृश्य, देखना, आँख, हियरिंग कान, स्मेल नाक द्वारा सूंघना, टंग जीभ, और टच किससे करते हैं? टच करते हैं स्किन से। तो यह टोटल 5 प्रकार की सेंसेस से बच्चा धीरे धीरे सीखता है। बाकी इस 0 से 2 वर्ष की आयु में किसी और चीज़ से नहीं सीखता है। इसके बाद बच्चों में वस्तु स्थायित्व अर्थात ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण भी इसी एज में आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में हम अभी आगे बात करते हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें शब्द से ही पता चलता है, संक्रिया मतलब क्रिया करने के पूर्व की अवस्था को ही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसकी आयु 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा चीज़ों को सिंबल अर्थात प्रतीकों के साथ जोड़ने लगता है और निपुण हो जाता है। जैसे हम बच्चे को एप्पल कहते हैं, तो बच्चा एप्पल, एक APPLE एक प्रतीक है, तो उस प्रतीक के साथ एक सेब, एक फल को जोड़ देता है। हम बच्चे को साइकिल कहते हैं, तो बच्चा उस साइकिल प्रतीक शब्द के साथ असली साइकिल 2 चक्के वाली को जोड़ता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर एज स्टेज में बच्चा सिंबल को जोड़ने की क्षमता रखता है शब्दों के साथ। इस स्टेज की एट्रीब्यूट्स होती है कि बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा अहम केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। बच्चे को लगता है कि वह पूरे संसार समाज के बीच में है, जो वह सोच रहा है वह सब सोच रहे हैं, वह जो कर रहा है सब वह उसकी बात माने और करें। इसे ही अहम केंद्रता कहते हैं और बच्चे के अंदर यह सर्वाधिक इसी एज में पाया जाता है। दूसरा, बच्चे के अंदर संरक्षण कंजर्वेशन का अभाव होता है, अर्थात वस्तु का रूप बदलने पर मात्रा स्थिर रहती है, बच्चा यह नहीं जान पाता है।
उदाहरण के लिए यदि आप एक छोटा सा बॉल लेते हैं, यह बॉल बॉल यानी पात्र, गंजी मान लीजिए, और एक लंबी सी गिलास लेते हैं, दोनों में समान मात्रा में पानी भरते हैं, तो बच्चा लंबा पात्र को ज़्यादा पानी वाला या ज़्यादा दूध वाला समझ के उठा लेगा और छोटा या चौड़ा पात्र को नहीं उठाएगा, क्योंकि बच्चा भी संरक्षण का नियम नहीं समझ पा रहा है। इसका एक और एट्रीब्यूट होता है केंद्रीकरण, यानी कंसंट्रेशन। अर्थात बच्चे को यदि आप कोई एक चीज़ देंगे तो वह सिर्फ उस चीज़ की एक ही गुण पर ध्यान दे पाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, बच्चा जो चित्र रखा हुआ है, यहाँ पे जो बच्चे के पास चित्र दिखाई दे रहा है या सामान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बच्चा इस पूरे चित्र का बस एक ही चीज़ याद रख सकता है, या तो यह इसके रंग पे ध्यान देगा, या तो इसके चतुष्फलकीय तरीके आकार पे ध्यान देगा, या तो इसके छोटे या बड़े आकार पे ध्यान दे सकता है। केंद्रीकरण का उदाहरण यह होता है। यहाँ पे उदाहरण क्या दिया है कि गिलास के रंग पर ध्यान देना, आकार पर नहीं। बच्चा गिलास के रंग को ही देख सकेगा, उसका आकार क्या है यह उस पर ध्यान नहीं देगा, या तो आकार पे ध्यान देगा, तो उस गिलास के रंग पर ध्यान नहीं दे सकता है। इसमें एक और एट्रीब्यूट्स होता है इस गुण में कि बच्चे में क्रमबद्धता की कमी होती है। बच्चा वस्तुओं, संख्याओं को आकार में नहीं रख सकता है। बच्चों को सामने छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी संख्या या चीज़ें दे दे तो बच्चे उसे क्रम से नहीं लगा सकते हैं, बच्चे उसे टेढ़ा मेढ़ा करके लगाएंगे, क्योंकि इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, बच्चों के अंदर क्रमबद्धता का गुण ही नहीं होता है। ठीक है। इसके अंदर बच्चे में जीववाद, एनिमिज्म भी पाया जाता है। अर्थात बच्चा यह नहीं जान सकता है कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। बच्चा एक पत्थर को भी सजीव मानेगा, एक इंसान को भी सजीव मानेगा, एक पत्ते को भी सजीव मानेगा। इसीलिए इस एज में जब बच्चे को चोट लग जाती है किसी पत्थर से, किसी दीवार से, तो मम्मी दीवार को मार के बोलती हैं कि बच्चा देखो, हमने तुम्हारा बदला ले लिया, और बच्चा खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एनिमिज्म है, वो नहीं समझ पा रहा है कि ये दीवार मृत है, इसमें कोई जान ही नहीं है। ठीक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक गुण बच्चे के अंदर हो तो और होता है, जिसे कहते हैं अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी का गुण। अर्थात बच्चा संख्याओं की छोटी से बड़ी चीज़ों को एक क्रम में लगा तो ले, पर उलट पलट नहीं सकता। मतलब यदि बच्चा छोटे से बड़े मान लीजिए चीज़ों को लगा लिया, लेकिन अब इसे उल्टे क्रम में नहीं लगा सकता कि अब बड़े से छोटे में लगा ले। या तो 4 धन 6 10 होते हैं बच्चा बता देगा, लेकिन वहीं 6 धन 4 आप कर देंगे तो बच्चा इस चीज़ को नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके अंदर पलटावी अपलटावी का गुण होता है, पलट कर वह उत्तर नहीं दे पाता है। ठीक। साथ ही साथ मुद्रा संप्रत्यय नहीं समझेगा कि वह बच्चा, आप लोग जानेंगे कि मुद्रा के कॉन्सेप्ट, रुपए के कॉन्सेप्ट को कहाँ जानता है। बच्चा नोट को कम महत्व का समझता है, जबकि नोट ज़्यादा महत्व की होती है, और कॉइन्स अर्थात सिक्कों को ज़्यादा महत्व का समझता है, इसलिए वह हमेशा सिक्कों की डिमांड करता है, जबकि सिक्का कितना महत्वपूर्ण है हम सभी जानते हैं ना। बच्चा इस एज में दूरी, भार, ऊंचाई आदि योग्यता के संप्रत्यय अर्थात कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता है, इसका गुण उसमें नहीं होता है। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद जीन पियाजे जी ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की है, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह स्टेज बच्चे में 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक देखा जाता है। इसमें यह भौतिक चीज़ों अर्थात फिजिकल ऑब्जेक्ट पर सोचने की क्षमता रखता है। अब वह सामने देख रहा है कि यह पेड़ है, तो वह उसके बारे में सोच सकता है, विचार कर सकता है। जो भी दिखने वाली चीज़ें हैं, बच्चा उन्हें देखकर विचार करने की अपने अंदर क्षमता रखता है। साइकिल चलाने की प्रक्रिया वह समझ सकता है। क्यों? क्योंकि साइकिल वह देख रहा है, यदि साइकिल दिखाई नहीं देगी तो वह उस चीज़ को नहीं सीख सकता है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर आगमनात्मक तर्कणा अर्थात हाइपोथेटिकल थिंकिंग का विकास होता है। बच्चा आगमन का मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट या किसी नियम से कहा जाना, तो किसी आगमन कॉन्सेप्ट में आने के लिए किसका एग्जाम्पल का सहारा लेना। अर्थात बच्चा किसी भी उदाहरण को लेके तर्क तक आ सकता है।
इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा संप्रत्यय, भार संरक्षण, क्रमबद्धता आदि संप्रत्यय के समझने के गुण बच्चे के अंदर आ जाते हैं। सीधी सी बात है कि दूसरे स्टेज में हमने जितने भी बच्चे के अंदर अवगुण देखे या जिन गुणों की कमी देखी, जैसे अहम केंद्रिता ज़्यादा होती है, संरक्षण की कमी होती है, केंद्रीकरण पाया जाता है, क्रमबद्धता पाई जाती है, नहीं पाई जाती क्रमबद्धता, जीववाद उसमें पाया जाता है, अपलटावी का गुण उसमें पाया जाता है, वह सब इसमें आके ख़त्म हो जाती है। अब बच्चा इन सब चीज़ों को कर सकता है, वह सभी को क्रम से लगा सकता है, वह टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है, वो 4 धन 6 10 कर सकता है और 6 धन 4 भी वह 10 कर सकता है। इस पर्टिकुलर समय पे आके बच्चा समझदार हो जाता है। ठीक है, अगली स्टेज पे आते हैं। अगली स्टेज कहती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह 11 से 15 वर्ष की होती है। मूलतः यदि देखेंगे तो यह 12 से 15 वर्ष की मानी जाती है। अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट और काल्पनिक स्थितियों पर सोचने की क्षमता रखती है। जो चीज़ें है ही नहीं, बच्चा भी स्टेज में आके कल्पना करने लगता है। कल्पना कर सकता है सूरज और पृथ्वी आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा, मैं जीवित हूँ, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब सारी चीज़ें बच्चा इस एज में आके सोचने लगता है। आप यह फोटो देखिए, यहाँ पे किसी भी चीज़ का अभाव है, कोई भी चीज़ आसपास नहीं रखी हुई, लेकिन बैठकर बच्चा सोच रहा है। क्यों? क्योंकि अब यह औपचारिक फॉर्मल स्टेज में है। अब इसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है सोचने के लिए, अब यह अपने मस्तिष्क का प्रयोग करता है सोचने के लिए। और इसमें यह निर्गमनात्मक तर्कणा, डिडक्टिव रीजनिंग का उपयोग करता है। पुराने वाले में आगमन अर्थात उदाहरण से नियम की ओर जाता था। अब बच्चे के पास कोई एक नियम है, उसके द्वारा वह उदाहरण की ओर कहीं जाके सोच सकता है। ठीक है, जैसे सभी मनुष्य नश्वर हैं, एक उदाहरण है। एक नियम है हमारे पास, नियम से उदाहरण में जाते हैं डिडक्टिव में, निर्गम में। तो एक नियम है कि सभी मनुष्य क्या है, नश्वर हैं अर्थात नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक, और मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इसीलिए मैं भी क्या होऊंगा, मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, मैं भी नश्वर हूँ। तो इस एज में बच्चे हाइपोथेटिकल अर्थात जो चीज़ नहीं है उसके बारे में ही सोच सकते हैं। और यह कॉग्निटिव, संज्ञान, बौद्धिकता, सोचने सबकी सबसे हायर स्टेज होती है जीन पियाजे के अनुसार। महत्वपूर्ण अवधारणाएं की फीचर्स ऑफ थ्योरी। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे जो हमने पहले पढ़ा और हमें शायद समझ में ना आई हो, कुछ कठिन और कुछ नई चीज़ें जानेंगे। इस आगे पहला लिखा है, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे एक्टिव नॉलेज बिल्डर्स होते हैं। इस फोटो में देखिए किस प्रकार बच्चा अपने आप सीख सीख के इस पजल्स को सुलझा रहा है। इसी प्रकार बच्चे अपने सेंसेस से, अपने तरीके से विभिन्न क्रियाओं को कर करके चीज़ों को सीखते हैं। वह खुद से सीखते हैं, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता है। ठीक, दूसरी बात है, सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से प्रकार में अलग, डिफरेंट इन काइंड होती है, ना कि मात्रा में, नॉट इन डिग्री। अर्थात बच्चे और वयस्क सोचते तो बराबर ही हैं, लेकिन प्रकार अलग अलग होता है। वृद्ध या वयस्क अलग प्रकार की चीज़ें सोचेंगे और बच्चे अलग प्रकार की चीज़ सोचते हैं। संरक्षण की हमने बात की थी। संरक्षण क्या होता है? बच्चा यह समझना सीखता है कि वस्तु का आकार या रूप बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदलती है। अगर पतली चीज़ और लंबी चीज़ है, चौड़ी चीज़ और छोटी चीज़ है, तो उसमें मात्रा में परिवर्तन नहीं आएगा, बस उनके आकार में परिवर्तन आता है। इस एज में यह बच्चा संरक्षण को सीखता है और यह इसका कॉन्सेप्ट है। किस एज में सीखता है? मूर्त संक्रियात्मक में सीखता है और प्री ऑपरेशनल अर्थात पूर्व संक्रियात्मक में बच्चे के अंदर यह संरक्षण का गुण नहीं पाया जाता। हमने पढ़ा था वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में। अर्थात बच्चे छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने लगते हैं। 0 से 2 वर्ष के अंदर हमने देखा था सेंसरी मोटर स्टेज में
बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है जिससे वह वस्तुओं को ढूंढ लेते हैं। उन्हें वस्तु उनके दिमाग में छपने लगती है कि यह वस्तु ऐसे दिखाई देती है और इसको कहाँ पे लुका दिया गया है। अगर बड़े भूल गए 2 दिन बाद तो बच्चा ढूंढ के दिखा देगा, क्योंकि बच्चों के अंदर अब ऑब्जेक्ट परमानेंस नाम की गुण आने लगी है। बच्चा समझने लगा है चीज़ों को। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। हमने पियाजे के सिद्धांत को पढ़ा, समझा, जाना कि पियाजे के सिद्धांत में किस प्रकार से चीज़ों को अडाप्ट किया जाता है, इक्विलिब्रियम किस प्रकार होता है और क्या क्या। पियाजे के सिद्धांत के हमने 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ा, जिसमें से संवेदी प्रेरक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 12 वर्ष, और यहीं से बच्चा फिजिकल चीज़ों को देख के सोचना चालू करता है। और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और यहाँ पे बच्चा अमूर्त बिना फिजिकल चीज़ों के भी सोचना चालू कर देता है के बारे में पढ़ा। यह जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा की गई है, क्योंकि पियाजे जो थे उन्होंने अपने सिद्धांत को क्या बताया है, अपरिवर्तनीय बताया है। इनका मानना है कि जो विकास है टूट टूट कर होता है। पहले सेंसरी मोटर स्टेज का विकास होगा, जितने गुण उसमें है वो आएंगे। उसके बाद बच्चे के अंदर कौन से गुण आएंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज के गुण आएंगे। इसके बाद जब बच्चा बड़ा होगा तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के गुण आएंगे, और बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के गुण आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब बच्चे को अच्छे वातावरण में रख दिया जाएगा तो बच्चा गुण को पहले भी सीख सकता है। जिस प्रकार सेरेशन बच्चे के अंदर, सेरेशन अर्थात क्रमबद्धता दूसरे स्टेज में नहीं रहती है, लेकिन अच्छे वातावरण में रख दिया जाए तो बच्चा छोटे से बड़ी चीज़ों को, बड़े से छोटी चीज़ों को दूसरे स्टेज में ही लगा सकता है। सब फिर वहाँ पे वातावरण का खेल हो जाएगा। दूसरा है विकास को रुक रुक कर डिसकंटिन्यूअस दिखाया है। रुक रुक कर ही दिखाया है कि पहले 0 से 2 वर्ष का विकास होगा, फिर 2 से 7 वर्ष का विकास होगा, फिर 7 से 11 वर्ष का विकास होगा, फिर 11 से 15 वर्ष का विकास होगा। इस प्रकार का विकास इन्होंने दिखाया है, तोड़ तोड़ के बच्चे का विकास। लेकिन ऐसा तो है नहीं, विकास तो सतत प्रक्रिया है। विकास टूट टूट कर ना हो के साथ में होने वाली प्रक्रिया है। बच्चा यह भी सीख रहा है कि किस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाए, और बच्चा यह भी सीख रहा है कि किस प्रकार भौतिक चीज़ों को देखकर इंसान सोच सकता है। यह तो लगातार होने वाली प्रक्रिया है। कोई बच्चा क्रमबद्धता को 5 साल में सीख सकता है, कोई बच्चा 8 साल में सीख सकता है। यह तो उसके रहन सहन और वातावरण पर निर्भर करता है। तीसरा है विकास और सीखने के अनुक्रम पर विवाद। ठीक है, किसका, पियाजे और वाइगोत्स्की का विवाद देखते हैं। पियाजे का है विकास पहले होता है और फिर अधिगम होता है, अर्थात बच्चा 2 साल 1 साल का होगा, फिर उस हिसाब से उसके अंदर अधिगम आएगा। फिर बच्चा 2 से 7 साल का होगा तो उसके अंदर दूसरे स्टेज के सारे गुण धीरे धीरे परिलक्षित होंगे। फिर 7 से 11 वर्ष का होगा तो तीसरा स्टेज अर्थात मूर्त संक्रियात्मक के गुण उसके अंदर आएंगे। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं पहले बच्चे का अधिगम होगा फिर विकास होगा, अर्थात बच्चा पहले सेरेशन सीखेगा, समझेगा, फिर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, फिर वह उस पर्टिकुलर एज के लायक उसका दिमाग बनेगा, वह विकसित हो पाएगा। तो पहले सीखना फिर विकास, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। लेकिन पियाजे कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट होगा, पहले वह बढ़ेगा, विकास होगा, फिर उसके बाद बच्चा सीखेगा। हमने देखा भी कि किस प्रकार से जीन पियाजे जी ने कहा है, तो इस प्रकार इनके आलोचना की गई है। जीन पियाजे का आज हमने जो भी पूरा डिस्कशन किया है उसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष है कि जीन पियाजे का सिद्धांत बाल मनोवैज्ञानिक, चाइल्ड साइकोलॉजी और शिक्षा में क्रांतिकारी है। NEP 2020 जो हमारे यहाँ आई है उसमें NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में
जीन पियाजे के अधिकाधिक सिद्धांतों को अपनाया गया है, क्योंकि यह बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है। दूसरी बात, इसने बच्चे को सीखने और सोचने की प्रक्रिया को समझने में मदद दिया है कि बच्चा किस प्रकार से सीखता है, किस अवस्था में किस प्रकार की सोच रखता है, किस चीज़ की कमी उसके अंदर होती है, किस चीज़ की अधिकता होती है, हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ये सब का अध्ययन, प्रॉपर अध्ययन किसने किया? जीन पियाजे ने किया। तीसरा, शिक्षक और अभिभावकों के लिए बच्चों की सोच को बेहतर तरीके से समझने में सहायक है। अर्थात शिक्षक और अभिभावकों के लिए बच्चे किस प्रकार सोचते हैं समझेंगे शिक्षक और अभिभावक, और इस प्रकार से उन्हें पढ़ाकर समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे बच्चा यदि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, वह संगठन नहीं जानता है, वह संरक्षण नहीं जानता है, वह ये नहीं जानता कि बड़े पात्र और छोटा पात्र में पानी बराबर बराबर आ सकते हैं, और हम उसको संरक्षण पढ़ाने लगे तो यह कैसे वह समझेगा? संरक्षण पढ़ाने के लिए हमें उसके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक आने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से हम उसे पढ़ाएं तो बच्चा समझ जाएगा। इसी प्रकार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के पहले ही हम बच्चों को सोचने वाले प्रश्न कराने लगे तो बच्चा कैसे कर पाएगा, जब उसका संज्ञान, उसका मस्तिष्क उतना विकसित नहीं है। तो हमें बच्चे के उस उम्र तक आने का इंतजार करना चाहिए जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाए और फिर सोचने लगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को ग्रहण करेगा, यह जीन पियाजे जी ने बताया है अपने विभिन्न प्रकार के स्टेजेस में, चरणों में। इसी के साथ हमारा आज का पेडागॉजिकल टॉपिक जीन पियाजे समाप्त होते हैं। यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मुझे आशा है जो भी आप लोगों को इसमें लगे कि मुझे अपने पढ़ाने में परिवर्तन करना चाहिए या कुछ और नई चीज़ें जोड़नी चाहिए, आप मुझे बताइएगा कमेंट में, तो मैं उसे पढ़ूंगा, समझूंगा और उसके अनुसार मैं अपने पढ़ाने के तरीके में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करता रहूँगा। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। आप सभी इस वीडियो को अपना लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट देकर सहिष्णुय है मेरा मोटिवेशन कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।